नमस्कार। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस 2026 के इस डीप एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। 1 फरवरी को हुए इस एग्जाम का हम करने वाले हैं पूरा पोस्टमार्टम। तो चाहे आपने एग्जाम दिया हो या आगे देने का सोच रहे हो, ये डिस्कशन आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सीधा शुरू करते हैं और समझते हैं कि पेपर आखिर था कैसा। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम की पूरी तस्वीर, मतलब ओवरऑल ये कैसा था। फिर एक एक करके हर सेक्शन को खोलकर देखेंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर जीए, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी। और आखिर में इन सब को मिलाकर ये समझेंगे कि एक अच्छा परफॉर्मेंस किसे कहेंगे। तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले वो नंबर जिस पे सबकी निगाहें टिकी होती हैं, गुड अटेम्प्ट्स। और इस बार का जो मैजिक नंबर है वो है 120 से 145 के बीच। ये रेंज देखते ही एक अंदाजा तो लग जाता है कि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था। पर रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी तो इसके अंदर छुपी है कि ये नंबर बना कैसे। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे पेपर को एक साथ देखते हैं। 200 सवाल, लेकिन इन 200 सवालों में कहाँ मौके थे और कहाँ मुश्किलें, ये समझना ही सबसे जरूरी है। देखते हैं कि किस सेक्शन ने पेपर को आसान बनाया और किसने मुश्किल। और ये टेबल, ये एक तरह से पूरे पेपर का एक्सरे है। आप खुद देखिए, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये तीनों आसान थे। जनरल अवेयरनेस आसान से मॉडरेट के बीच में था। और फिर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो अकेला मॉडरेट लेवल पर था। और दोस्तों, यही वो फर्क है, यही वो बैलेंस का बिगड़ना है जो इस पूरे एग्जाम की स्ट्रैटेजी को तय कर देता है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो पेपर का मिजाज इजी टू मॉडरेट ही था। मतलब नंबर खींचने के मौके तो बहुत थे, लेकिन साथ ही एक ऐसा सेक्शन भी था जो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा था और जहां कई लोग अटके होंगे। और वो सेक्शन कौन सा था, ये हम आगे देखेंगे। ये बार चार्ट उस कहानी को और भी क्लियर कर देता है। एक तरफ रीजनिंग और इंग्लिश हैं, जहां गुड अटेम्प्ट्स 28 से 34 तक जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिर्फ 18 से 23। ये कितना बड़ा गैप है। बिल्कुल साफ है कि असली खेल यही था, आसान वाले सेक्शन में स्कोर को आसमान पर पहुंचाना और मुश्किल वाले को संभाल कर पार करना। चलिए अब जरा उस सेक्शन के अंदर चलते हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहा, रीजनिंग, 40 सवाल। और सब कह रहे हैं कि ये आसान था, पर क्यों था आसान? चलिए इसके टॉपिक्स को तोड़कर देखते हैं। और ये रहा इस सेक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट, या कहूं कि सबसे खुला सीक्रेट, पजल्स। 40 में से सीधे सीधे 20 सवाल, मतलब आधा पेपर सिर्फ पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट था। अगर आपकी पजल्स पर कमांड है तो समझ लीजिए ये सेक्शन आपके लिए जैकपॉट था। बाकी के सवाल भी इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म जैसे जाने पहचाने टॉपिक से ही थे। ये चार्ट तो चिल्ला चिल्ला कर यही बात कह रहा है, ये जो 50% का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिर्फ पजल्स के नाम था। इससे एक बात पत्थर की लकीर की तरह साफ हो जाती है, इस एग्जाम में रीजनिंग का मतलब ही पजल सॉल्विंग था। ओके, तो रीजनिंग की बात हो गई। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और उन 2 सेक्शंस की बात करते हैं जो पूरी तरह से नॉलेज बेस्ड थे, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। यहां कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, आता है तो आता है, नहीं तो आगे बढ़ो। स्पीड का असली खेल यही होता है। कंप्यूटर की बात करें तो पैटर्न बहुत साफ था। रटने वाली थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पर जोर था। 6 सवाल सीधे सीधे एमएस ऑफिस से और 6 सवाल शॉर्टकट कीज से, मतलब कुल 12 सवाल तो यहीं से आ गए। ये दिखाता है कि उन्हें वो लोग चाहिए जिन्हें असल में कंप्यूटर चलाना आता हो। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। यहां तो पूरा मिक्स मसाला था। जैसे एक सवाल स्टैटिक जीके से था, किस उत्तर पूर्वी राज्य को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। बिल्कुल क्लासिक स्टैटिक जीके का सवाल। और बात सिर्फ कल्चर पर ही खत्म नहीं हुई, ज्योग्राफी से भी सवाल था, जैसे कि माउंट कैमेट भारत के किस राज्य में है। तो आप देख सकते हैं कि जीए का दायरा कितना फैला हुआ था। तो कुल मिलाकर जीए सेक्शन हर तरह के फ्लेवर से भरा था। स्टैटिक जीके भी था, गवर्नमेंट स्कीम्स भी थी, बैंकिंग से जुड़े सवाल भी थे, और हाँ, करंट अफेयर्स तो था ही। मतलब यहां अच्छा स्कोर करने के लिए आपको 360 डिग्री तैयारी चाहिए थी। चलिए अब आते हैं एक और स्कोरिंग सेक्शन पर, जिसे सबने आसान का टैग दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज। देखते हैं कि यहां नंबर बटोरने के मौके कहां कहां थे। तो देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का था, पूरे 10 सवाल। लेकिन उसके बाद भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5, क्लोज टेस्ट से 5, और फिर वोकैब, स्पेलिंग, ईडियम से 4-4 सवाल थे। मतलब ये एक बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था जिसमें आपकी ओवरऑल इंग्लिश स्किल्स को अच्छे से टेस्ट किया गया। और अब हम आते हैं उस सेक्शन पर जो इस पूरे पेपर का गेम चेंजर था,
वो सेक्शन जिसने अच्छे और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के बीच लकीर खींच दी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। यही वो सेक्शन है जो तय करेगा कि रैंक लिस्ट में किसका नाम कहाँ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो इकलौता सेक्शन था जिसे मॉडरेट लेवल का माना गया। बाकी सब आसान थे, लेकिन ये असली परीक्षा थी। यहीं पर आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और प्रेशर हैंडल करने की क्षमता का असली टेस्ट हुआ। और अगर हम इस सेक्शन के अंदर झांक कर देखें तो एक ही राजा था डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई। 40 में से 17 सवाल। सोचिए, लगभग आधा सेक्शन सिर्फ डीआई था। इसके बाद एप्लीकेशन सम्स यानी वर्ड प्रॉब्लम्स का नंबर था। तो साफ है, जिसकी डीआई पर पकड़ मजबूत थी वो इस मुश्किल सेक्शन में भी बाजी मार गया। तो ठीक है, हमने एक एक सेक्शन का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या सीख मिलती है? तो देखिए, पूरी कहानी का सार ये है, दो तरफा खेल था। एक तरफ थे रीजनिंग और इंग्लिश जो स्कोरिंग पावर हाउस थे, जहां आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने थे, और दूसरी तरफ थी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो असली चुनौती थी, जिसे संभल कर खेलना था। जिसने इस बैलेंस को साध लिया उसका स्कोर अच्छा आना तय है। और हां, पैटर्न पिछले साल से काफी मिलता जुलता था, तो हम कट ऑफ भी उसी के आसपास रहने की उम्मीद कर सकते हैं। तो अब जब पूरा पेपर आपके सामने डिकोड हो चुका है, हम जानना चाहेंगे कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा रहा। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, अब आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, और जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एनालिसिस एक रोड मैप है। समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल एबिलिटी पर खास ध्यान देना है, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश जैसे स्कोरिंग एरिया को भी नहीं छोड़ना है। बस इसी के साथ इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।